वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए आपके लिए 2023 की फिल्म डिकेड ऑफ द डेड की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के 10 साल के बाद, और अभी जो बचे कुछ लोग हैं वो दो पार्ट में बंट गए हैं। एक खुद को सर्वाइवलिस्ट मानते हैं तो दूसरे खुद को सोन जो कि ज़ॉम्बीज की पूजा करते हैं। फिर हम बैन को देखते हैं दोस्तों, जो कि सर्वाइवलिस्ट है। वो अपनी बड़ी सी बोट पे होता है जिसमें उसके साथ ट्विटर और रिचेल नाम की दो और लड़कियां होती हैं। इनकी नजर पड़ती एक छोटी सी बोट पे जो कि इनकी ओर आ रही होती है। अब पहले तो बैन को लगता है कि हमारे ही लोग होंगे, पर उनके बोट पे लगे काले झंडे को देखकर वो समझ जाते हैं कि नहीं, ये तो स्वॉन्स हैं, इससे तो हमें लड़ाई भी करनी पड़ सकती है। बैन फिर जल्दी से अपनी लड़कियों को हथियार देकर छिप जाने के लिए कह देता है और खुद फिशिंग करने की एक्टिंग करने लगता है। तब स्वॉन्स कहते हैं कि यहाँ की मछलियां भी दूषित हो चुकी हैं, अच्छा होगा तुम यहाँ फिशिंग ना करो। इस तरह वो बातें करते हुए बैन की बोट के काफी नजदीक आ जाते हैं और बैन नोटिस करता है कि उन्होंने अपनी बोट पे एक गोरे लड़के को बंदी बना के रखा हुआ है। और फिर वो जैसे बैन पे हमला करने वाले होते हैं तो ट्विटर जो कि पहले से पानी में छुपी हुई थी वो उन पे हमला कर देती है। साथ ही बैन और रिचेल भी एक साथ उन पे हमला कर देते हैं, जिससे ये लोग उन सोन्स को मार गिराकर उस गोरे लड़के को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर इनको पता चलता है कि इस लड़के का नाम है रैमी। इन्होंने रैमी की जान बचाई थी तो रैमी के ग्रुप के लोगों से इन्हें इनाम मिलने वाला होता है, इसलिए ये लोग जाते हैं फिर रैमी के आइलैंड पे। बहन रैमी के साथ आइलैंड के थोड़े अंदर तक जाता है। वहीं ट्विटर और रिचेल झाड़ियों में छुपी होती है ताकि अगर रैमी के लोग किसी तरह की होशियारी करें तो ये लोग उनको भून डालें। उधर से रैमी के ग्रुप के लोग भी हथियार के साथ आते हैं। इनके ग्रुप के मुखिया का नाम होता है जेम्स, जो कि आसानी से ट्विटर और रिचेल को नोटिस कर लेता है और कहता है कि इस तरह लुका छुपी करने की जरूरत नहीं है, चलो सामने आ जाओ, हमसे कोई खतरा नहीं होगा तुम्हें। तो वो लोग सामने आ जाते हैं और तब जेम्स रिचेल को देखकर कहता है कि हम तो पहले भी मिल चुके हैं ना शायद। वो कहती है सवाल ही नहीं उठता, मैं तो आपको पहचानती तक नहीं। फिर वो कहता है कि नहीं, मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें देखा है, रुको रुको याद करने दो मुझे। फिर वो अपने दिमाग में थोड़ा और ज्यादा जोर डालते हुए कहता है, हाँ मैंने तुम्हें तुम्हारी बहन की फोटो में देखा था, स्टैकी। वो आउटब्रेक के 2 सालों के बाद यहाँ पर आई थी। उसका कुछ सामान अभी भी हमारे पास है, चाहो तो चलकर अपना इनाम और स्टेसी का सामान दोनों तुम लोग लेकर जा सकते हो। बहन और ट्विटर को ये सेफ नहीं लगता, मगर रिचेल अपनी बहन के नाम से थोड़ा इमोशनल हो जाती है, इसलिए वो जाने को तैयार हो जाती है। अब क्या है ना, बहन उसको अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो और ट्विटर भी उसके साथ जाते हैं। और फिर एक दीवार को पार करने के बाद ये जेम्स की बस्ती में पहुंच जाते हैं। आउटब्रेक के बाद यहाँ के लोग फिर से कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक साइड में ये लोग फसल उगा रहे होते हैं तो दूसरे में फिशिंग कर रहे होते हैं। साथ ही बचने के लिए रम भी बनाते हैं, बिजली के लिए सोलर पैनल भी यूज करते हैं। खैर उसके बाद ये बैन का इनाम उसको दे देते हैं और रिचेल की बहन की चीजें भी उसको दे देते हैं, जिसमें से रिचेल को एक पेंडेंट मिलता है जो कि उसने ही अपनी बहन को गिफ्ट किया था। साथ में और भी काफी चीजें होती हैं और हाँ, एक फोटो होता है जिसमें दोनों बहनें साथ में होती हैं। ये सारी चीजें देखकर रिचेल काफी इमोशनल हो जाती है और जेम्स से पूछती है मेरी बहन के साथ फिर हुआ क्या था। तब वो बताता है कि लास्ट 2 साल पहले वो इस जगह को छोड़कर चली गई, ये कहते हुए कि मैं वापस जरूर आऊंगी। और तब दोस्तों रिचेल साइड में जाकर रोने लग जाती है। ट्विटर उसको समझाती है कि देखो हम उसको ढूंढ लेंगे, टेंशन मत लो। तो वो रोते हुए कहती है कि मेरी बहन जिंदा थी और मैंने उसे मरा हुआ मानकर ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की। बहन को दोस्तों ये लोग अब भरोसे के लायक लगते हैं, इसलिए वो आज की रात इन्हीं के साथ गुजारने का डिसाइड करता है। ये लोग फिर साथ में मस्त खाते पीते हैं और एंजॉय करते हैं। मगर अगली सुबह धमाके की आवाज आती है। जेम्स बताता है कि लगता है सोन्स ने ब्लास्ट कर दिया है, हमारी दीवार तोड़ दी है उन्होंने। घुसपैठी आते ही होंगे, उनकी संख्या काफी ज्यादा होगी, इसलिए सभी अपने अपने हथियार लेकर तैयार हो जाओ। इसके बाद वो बैन और उसके साथियों को यहीं रहने को कह देता है कि देखो ये हमारी लड़ाई है, इसीलिए तुम लोग आराम से यहाँ पर रुको। पर बैन को ये सही नहीं लगता। बैन और ट्विटर भी उनके साथ जाते हैं, पर रिचेल यहीं रैमी के साथ रुकने का फैसला करती है। जिस साइड से ब्लास्ट की आवाज आती है ना दोस्तों, ये उसी ओर जाते हैं और देखते हैं कि काफी सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। तो ये लोग छिप छिप कर उन ज़ॉम्बीज पे फायर कर देते हैं, उनको मार डालते हैं। साथ ही इन्होंने कई सारे ट्रैप्स भी लगा के रखे होते हैं ऐसी ही सिचुएशन से बचने के लिए। तो वो ट्रिगर पुल करते हैं और एक वायर जमीन से निकलकर सामने आ जाती है बिल्कुल, जिससे टकराकर कई सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं करंट लगने से। इधर रिचेल को जेम्स के एक बॉक्स में से कई सारे फोटोज मिलते हैं जिसमें उसकी बहन स्टैकी की फोटो भी होती है। और तब रैमी उसे बताता है कि जेम्स की वाइफ और स्टैकी के साथ साथ और भी कई सारे लोगों को सोन से उठा के लेकर गए थे। वो आइलैंड में हर जगह है, दरअसल हमारी बस्ती बटी हुई है, एक साइड में वो रहते हैं और दूसरे में हम। ये सुनकर तो रिचेल हैरान हो जाती है और कहती है तुम लोगों का दिमाग खराब है, सोन्स के साथ आइलैंड कौन शेयर करता है। तभी एक ज़ॉम्बी आकर रैमी को खिड़की से हाथ घुसाकर दबोच लेता है और तब रैमी टेबल पर रखे नाइफ को उठाकर उस ज़ॉम्बी के हाथ काट देता है और बड़ी मुश्किल से खुद को बचाता है। इसके बाद वो रिचेल को बताता है कि सोन का मुखिया ग्रीनर है और तुम्हारी बहन कोई अगवा नहीं हुई है, बल्कि वो ग्रीनर की सबसे वफादार है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। सुनकर तो दोस्तों रिचेल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये सच नहीं हो सकता, मेरी बहन ऐसा क्यों करेगी। तो रैमी कहता है कि दरअसल मैं तुम ही लोगों को ढूंढने के लिए निकला था, तुम बाउंटी हंटर्स हो,
तुम हमें इस मुसीबत से बचा सकती हो, पर मैं गलती से सोन के हाथ लग गया था। तभी दूसरा ज़ॉम्बी भी इन पे हमला कर देता है तो रिचल किसी तरह भागने में कामयाब हो जाती है, मगर रेमी ज़ॉम्बीज के हाथ लग जाता है जो कि उसको नोच नोच के खा लेते हैं। इधर जेम्स अपने लोगों के साथ ज़ॉम्बीज को धीरे धीरे करके मार गिराता है। दोनों तरफ के कुछ लोग मारे जा रहे होते हैं तो एक ज़ॉम्बी रिचल के पीछे तो हाथ धो के पड़ जाता है। उससे बचने के लिए रिचल झील में कूद जाती है तो उसके पीछे पीछे वो ज़ॉम्बी भी कूद पड़ता है और फिर बड़ी मुश्किल से वो चाकू निकाल कर उस ज़ॉम्बी को स्टैब करके मार डालती है। इधर बैन और ट्विटर एक पुराने एयरप्लेन के अंदर जाते हैं गोला बारूद लाने के लिए। तभी एक ज़ॉम्बी ट्विटर को पीछे से उसके कंधे पे बाइट कर लेता है। बैन बिना वक्त गंवाए उस ज़ॉम्बी को मार गिराता है। फिर वो ट्विटर से कहता है कि हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे के बाद तुम कन्वर्ट हो जाओगी। घाव ज्यादा गहरा नहीं है तो तुम मेरे साथ कैंप चल रही हो, हमें इसमें दवाई लगानी होगी बस। अब दोस्तों ट्विटर ये बात रिचल से छुपाने को कहती है कि उसे मत बताना, और जब ये दोनों रिचल से मिलते हैं तो रिचल इन्हें बताती है कि ये पूरा आइलैंड सोन से भरा हुआ है। जेम्स को पहले से पता था कि मैं स्टैकी की बहन हूँ और इन्होंने जानबूझकर हमें यहाँ पर बुलाया। तब बैन जेम्स को कन्फ्रंट करता है तो जेम्स बताता है दरअसल हमारी सोन्स के साथ एक डील चल रही थी जिसके तहत हम हर कुछ दिनों में उन्हें एक नॉर्मल इंसान सौंपते हैं, मगर लगता है कि अब वो इस डील को तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारी बस्ती पे हमला करवाया। देखो तुम भले मुझे गलत समझो, मगर ये भी याद रखना कि तुम लोग कोई दूध के दूल्हे नहीं हो। तुम लोग अभी तक जिंदा हो, इसका मतलब साफ है कि तुमने भी जिंदा रहने के लिए बहुत से पापड़ बेले होंगे। पर मेरा यकीन मानो, मैं सच में सोन्स को रोकना चाहता हूँ, उस पागल ग्रिनर को मार डालना चाहता हूँ, पर हमें तुम्हारे साथ की जरूरत है। अब रिचल जेम्स का प्लान जानना चाहती है तो वो बताता है कि सोन्स की बस्ती में एक ऐसा एरिया है जिसे वो पैराडाइज कहते हैं, वहीं पे वो डेड लोगों को रखते हैं। हम एरिया को उड़ा देंगे पूरा, पर इसके लिए हमें रिचल तुम्हें बेट की तरह यूज करना होगा। तुम्हारी बहन वहाँ की मुख्य पुजारन है। पर बैन इन सब पागलपन के लिए तैयार नहीं होता और तब जेम्स और उसके लोग इनको बंदूक की नोक पे बड़े से लोहे के पिंजरे में डाल देते हैं और गले पे ताला लगा लेते हैं। उसने इनके हथियार वगैरह सब छीन ले होते हैं, जिससे बैन बड़े गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि छोड़ूंगा नहीं इनको। तो जेम्स उसको फिर समझाता है कि तुम अभी भी चिल्ला रहे हो ना, देखना कल तुम मेरा शुक्र अदा करोगे। फिर वो सारी सच्चाई बताता है कि मैं अपने जान पहचान के लोगों के साथ ज़ॉम्बीज से बचने के लिए यहाँ इस आइलैंड पे आया था। कुछ सालों के बाद एक आदमी भी आया जिसका नाम था ग्रिनर। उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था, इसलिए वो काफी डिप्रेस्ड रहता था। हमने उसे मूव ऑन करने को कहा, पर अपनी फैमिली को खोने का दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और एक दिन उसने अपने आप को शूट कर लिया। हमने उसे बचा तो लिया, पर वो कोमा में चला गया था। हमारे साथ स्टैकी भी रहती थी जो कि बहुत ही रिलीजियस और अच्छी लड़की थी। वो रोजाना ग्रिनर के सामने बाइबल पढ़ा करती थी और कुछ ही महीनों के बाद वो कोमा से बाहर निकल गया। पर अब तक उसका माइंडसेट काफी बदल चुका था। उसे लगने लगा कि कोमा में भगवान ने उसको दर्शन दिए और मानव जाति का उद्धार करने को कहा। वो अजीब सी बहकी बहकी बातें करने लगा उसके बाद, जिससे हम इत्तेफाक नहीं रखते थे बिल्कुल भी। पर उसने स्टैकी को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया और एक दिन उन दोनों ने फैसला किया कि हम अपना खुद का परिवार बनाएंगे और ये भी कहा कि हम यहाँ से दूर जा रहे हैं, लेकिन इसी आइलैंड पे हमें भी इसमें कोई एतराज नहीं हुआ था तो हमने इजाजत दे दी। पर पता है वहाँ उसने क्या किया? उन लोगों ने ज़ॉम्बीज की पूजा शुरू कर दी और लगातार बच्चे भी पैदा किए स्टैकी की मदद से। उनकी आबादी हमसे कई गुना ज्यादा हो गई, पर अब हमें ये सब खत्म करना है। फिर रात में दोस्तों जेम्स और उसके लोग पिंजरे में रिचल को सिर्फ बाहर निकालते हैं। उसके हाथ वगैरह बांध कर वो लेकर जाते हैं ग्रिनर के अड्डे पे जहाँ स्टैकी भी होती है। वो उन्हें बताते हैं कि देखो ये तुम्हारी बहन है, अगर तुम चाहती हो कि ये मरे ना जिंदा रहे तो कल सुबह हमें हमारे 20 बोट बीच पे लौटा दो ताकि हम यहाँ से जा सके, वरना हम बॉम्ब से तुम्हारी बहन को उड़ा देंगे। स्टैकी इतने सालों के बाद अपनी बहन को देखकर खुश हो जाती है और जेम्स की शर्त मान भी लेती है। पर जैसे जेम्स जाने लग जाता है ना, वो लोग अचानक से उस पे हमला कर देते हैं, उसके हथियार छीन लेते हैं और रिचल को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद वो जेम्स और उसके लोगों को भी बंदी बना देते हैं। फिर रिचल को उसकी सिस्टर समझाती है कि तुम भी हमारा एक हिस्सा बन जाओ, गॉड ने हमें एक राह दिखाई है, तुम भी उस पे हमारा साथ दो। फिर वो ज़ॉम्बी बनने के फायदे गिनवाती है कि देखो भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं रहेगा, मरने का खौफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये घटना साइंस के सारे लॉ को तोड़ता है, ये सारे दुख दर्द से हमें आजादी देता है, ना काम करने की चिंता ना कुछ करने की। पर रिचल नहीं मानती, वो अपनी बहन को समझाती है कि ये पागलपन है, हम इंसान हैं, हमें हमारे फ्री विल से रहने का हक है, ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है जिसका हमें इस्तेमाल करना होगा। इधर दोस्तों बैन के पिंजरे पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला करने लग जाते हैं, मगर पिंजरा बंद होने की वजह से वो सेफ रहता है। तभी ट्विटर को एक ज़ॉम्बी के पास चाबी दिखाई देती है। वो पिंजरे में बने जाली की मदद से हाथ डालकर चाबी निकाल लेती है। फिर अगली सुबह हम रिचल और स्टैकी को साथ में टहलते हुए देखते हैं। दोनों अभी भी अपना अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं। रिचल कह रही होती है कि ये सब गलत है, तुम अपने होने वाले बच्चों को इस माहौल में कैसे पालोगी? तो स्टैकी कहती है कि मैं तो अपने बच्चों को अनंत काल तक का तोहफा दे रही हूँ, वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। दूसरी ओर सारे ज़ॉम्बीज के वहां जाने के बाद
बैन और ट्विटर खुद को पिंजरे से आजाद कर लेते हैं, वो भी उस चाबी की मदद से। फिर वो जाते हैं जेम्स के घर पे, जहाँ उनको एक मैप मिलता है, वो भी ग्रिनर के अड्डे का। वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है उसकी भी हिंट दी होती है। फिर क्या था दोस्तों, ये दोनों अपने तीसरे साथी को बचाने के लिए एक टनल से होते हुए ग्रिनर के इलाके में पहुंच जाते हैं, जहाँ कई सारे स्पीकर्स लगे होते हैं जिसपे ग्रिनर अपना भाषण दे रहा होता है कि मैं कयामत के दिन तक जिंदा रहूंगा, जब तक ऊपर वाला खुद मुझको लेने के लिए धरती पे नहीं आता, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। फिर ये दोनों रात होने तक छिपे रहते हैं, और रात में जब पैराडाइज में सिक्योरिटी कम होती है तो ये दोनों चुपके चुपके एक एक सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डालते हैं। दूसरी ओर ग्रिनर जेम्स को अधमरा कर चुका होता है और उसकी मीट को काट काट कर खा रहा होता है, वो भी अपनी फैमिली को खिलाता है। जेम्स कहता है कि इस तरह से मत करो, मुझे जान से मार दो, फिर आराम से खा लेना जितना खाना होगा। तो ग्रिनर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अगर हमने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारी आत्मा चली जाएगी और तुम्हारा मांस जहर बन जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा ही रखूंगा। और कल सुबह जब इस ब्लेसिंग के 10 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं दुनिया को अपना एक निर्णय सुनाऊंगा, आज की शाम देवी देवताओं के नाम। और रिचल तो ये सब देखकर ट्रॉमा में चली जाती है, उससे ये एक्सेप्ट ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। तभी दोस्तों ये चीज बैन और ट्विटर छिप कर देख रहे होते हैं, और यहाँ पे इस वक्त बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए वो खुल के सामने नहीं आ पाते। आखिर में ग्रिनर एक प्लेट में जेम्स के मांस का टुकड़ा काट के सर्व करता है, और उसको देखकर रिचल को वोमिट हो जाती है। इसके बाद ग्रिनर और स्टेकी मिलकर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं रिचल को भी अमर बनाने के लिए। तभी यहाँ पे ट्विटर हमला कर देती है और रिचल को यहाँ से भागने को कहती है। वहीं बैन एक ऐसे अजीब से आदमी के पास पहुंचता है जो कहता है कि प्लीज मेरे सर पे मत मारो। तो वो पूछता है कि तुम आखिर क्या चीज हो। वो बताता है कि मैं एक्लॉइट हूँ, मैं ऊपर उठने की तैयारी कर रहा हूँ, हम कटते हैं खाते हैं और ऐसे ही हमें जिंदगी मिलती है। यानी दोस्तों ये असल में ज़ॉम्बीज नहीं थे, यानी अभी तक ट्विटर जो ज़ॉम्बीज में नहीं बदली, इसका रीजन यही था कि उसे एक ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि एक एक्लॉइट ने काटा था। तभी वो एक्लॉइट बैन पे हमला करता है, तो बैन भी उसके सर पे वार करके उसे जान से मार डालता है। इसके बाद वो रिचल से मिलता है जो काफी डरी भी होती है। वो कहती है कि ग्रिनर के साथ ही हर जगह है, पर बैन उसे हौसला रखने को कहता है। दूसरी ओर ट्विटर के पेट में दोस्तों गोली लग गई होती है, मगर फिर भी वो हार नहीं मान रही थी, बल्कि ग्रिनर के लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाती है। आखिर में वो पैराडाइज तक पहुंच जाती है, जहां पे असल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। वहीं वो बॉम्ब निकालती है और तभी वहां पे बैन और रिचल आ जाते हैं। बैन उसको बताना चाहता है कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो, तुम्हें जिसने काटा वो एक ज़ॉम्बी नहीं था, मगर ट्विटर उसकी बात नहीं सुन पाती। वो पिन निकाल कर वहीं पे ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें सारे ज़ॉम्बीज के साथ वो खुद भी मर जाती। पर हाँ, ग्रिनर और स्टेकी बच गए होते हैं। बैन और रिचल फिर उस टावर में घुस जाते हैं जहाँ ग्रिनर रेडियो पे अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बता रहा होता है, और तभी अचानक रिचल उसे मारने के लिए आ जाती है। तो वो गुस्से में रिचल को भी मारने लगता है, पर ये चीज उसकी बहन से देखी नहीं जाती और वो पीछे से अपने ही पति पे वार कर देती। आखिर में उसे बैन शूट करने वाला होता है, पर ग्रिनर के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं होता। वो कहता है कि मार लो गोली, मुझे कुछ नहीं होगा, पर बैन निशाना लगाता है सीधे उसके सर पे, जिससे ग्रिनर गिड़गिड़ाने लग जाता है कि नहीं नहीं नहीं, सर पे वार मत करो। पर वो सीधा गोली मारता है और उसका काम यहीं पे खत्म। फिर अगले सुबह हम देखते हैं दोस्तों कि बैन और रिचल बिल्कुल सही सलामत है। साथ ही रिचल अपने साथ अपनी बहन स्टेकी को भी लेकर यहाँ से जा रही है, और ये लोग आराम से बोट से निकल जाते हैं। और इसी के साथ होती है ये शॉर्ट मूवी खत्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।